हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट क्लास 12 की हिस्ट्री कंटिन्यू करते हुए आज इसका आधुनिक भारत के जो लास्ट के हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं वे कंप्लीट करेंगे और दोनों चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, और इन चैप्टर को भी हम अपने नोट्सों से कंप्लीट करेंगे। और खास ये बात है कि ये जो आपके दोनों चैप्टर हैं ये आपको पॉलिटी में ही मिल जाएंगे और साथ ही एम लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएंगे। तो बढ़िया बात ये रहेगी, जो फिलहाल हमारे इसमें काम के पॉइंट है वो अपने निकाल लेंगे, ठीक है। और चैप्टर की रीडिंग तो आपको जरूर करनी है, ऐसा नहीं है कि उनकी रीडिंग नहीं करनी। तो एक बार देख सकते हो आप, चैप्टर का नाम है विभाजन को समझना। मतलब विभाजन क्यों हुआ, इसका कारण क्या था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1947 में तो वो खंडित हो चुका था। उससे पहले हमारा देश अखंड था और बाद में वो खंडित हो गया था, पाकिस्तान उससे अलग हो गया था। तो वो कारण क्या रहे थे वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार आप रीडिंग जरूर कर लेना। ओके, तो अपने नोट्सों से इसे कंप्लीट करेंगे और फिर आगे का चैप्टर है आप उसे भी एक बार देख लेते हैं। आगे के चैप्टर का नाम है आपका संविधान का निर्माण। फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, बट अब संविधान का जो निर्माण हुआ वो ऐसा हुआ कि भारत का तो अलग अपना संविधान बन गया और फिर पाकिस्तान का अलग। पाकिस्तान अलग हो चुका था ना जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो इस बारे में थोड़ा सा इसमें देख लेना है संविधान के निर्माण से लेकर। ओके, तो चलो अपने नोट्सों पे चलते हैं और इन दोनों चैप्टर को पढ़ते हैं। और आज ये आपकी 12th की संपूर्ण एनसीईआरटी समाप्त होती है। कल आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें, द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, आपको लिंक भी मिल जाएगा। ओके, एंड अपने जो नोट्स होंगे उनसे आप सहायता लेकर अपने नोट्स बना सकते हो। और एक बार रीडिंग जरूर कर लेना, जो आपकी क्लासेस आ रही हैं इनके साथ रीडिंग भी जरूर करनी है आपको। ओके, और आपने ये देखा होगा जो अब तक हमारी क्लास आ रही है इनमें केवल इंपोर्टेंट बातों को ही ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए जिससे आपका टाइम बचे, नहीं वरना बढ़ाने के लिए तो टाइम और भी बढ़ाया जा सकता है। एक एक चैप्टर 1.5 से 2 घंटे में भी हो सकता है, बट उसका कोई फायदा नहीं निकलता। जो अपनी काम की चीजें हैं उनको आप निकाल लो, क्योंकि हमें यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि हमें प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा फिर भी पढ़नी है, पढ़नी है। और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ अपने काम की चीज निकाल लेनी है और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, तो ये फायदा होता है। पता चला आप इन्हीं पर लगे रहोगे तो फिर आप अपनी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक को कब कंप्लीट कर पाओगे। तो चलो अपने नोट्सों पे चलते हैं। एस्पिरेंट, हम अपने नोट्सों पे आ चुके हैं। तो यहाँ एक एक पॉइंट का जो भी आपका इंपोर्टेंट था वो यहाँ ले लिया गया है। और आप ये गलती मत करना कि आप रीडिंग ही मत करो, रीडिंग करनी आपको जरूरी है, एक बार कर लेना। इन पॉइंटों से आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए इन्हें देखते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 5 है और 6 भी आगे देख लेंगे। और ये मत सोचना थोड़े से पॉइंट से क्या काम चल जाएगा, तो कोई बात नहीं। आपको ये जब आगे की किताबों में आओगे तो और डिटेल से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बस इतना ही काम का था, तो इतनी पॉइंट नोट किए गए। तो विभाजन को समझना, समझते हैं क्या हुआ था। 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश सरकार से भारत को मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। बट इस दिन एक अफसोस की बात ये भी थी कि हमारा देश का बंटवारा हो जाता है, जहां लोग सभी लोग आपस में रहते थे मिलजुल कर उस समय तक। और आपने आंदोलन में भी देखा कि गांधी जी ने भी स्वयं मुस्लिम लोगों का आंदोलनों में साथ दिया और जो मुसलमान लोग थे उन्होंने भी काफी आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाई थी। बट अब ये समय वो आ चुका था कि जहां हिंदू और मुस्लिम इस समय अलग अलग होना चाहते थे। अपना देश 2 भागों में बंट चुका था, एक तो भारत और दूसरी ओर पाकिस्तान। दोनों देश अलग अलग हो चुके थे। अफगानिस्तान भी हमारे देश का हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना वो अलग था। तो ऐसी क्या स्थितियां हुई, तो थोड़ी सी स्थितियां समझ लेते हैं। जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते लोगों के बीच फूट डाल दी और मुस्लिम लोगों के जो मुख्य नेता थे उनसे कहा था कि जब हम देश को आजाद कर देंगे बाद में तुम्हारे साथ इस देश में अत्याचार हो सकता है। और भी रीजन रहे थे जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इन सभी रीजनों के वजह से तो मुस्लिम जो जिन्ना थे उनके नेता, तो वो सोचने लगे थे शायद ऐसा भी हो सकता है जब हमारा देश अब आजाद हो गया है तो हमारे साथ बाद में अत्याचार चालू हो जाए। तो इस कारण
जिन्ना ने मांग की कि हमारा राष्ट्रीय एक अलग बनाओ, मुस्लिम राष्ट्रीय, जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो वहां फिर क्या होता है, जो भी पाकिस्तान में हमारे हिंदू लोग थे, उन्हें या तो जबरदस्ती पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया गया, यदि वो नहीं हुए तो उन्हें भारत भगा दिया गया। और आपने ये तो देखा होगा, जो सनी देओल की फिल्म आई थी उसमें जो शुरू का सीन है, तो लगभग वो सब सीन सेम था, उस समय यही हुआ था। ओके, तो दोनों देश में बहुत गंभीर माहौल हो चुका था उस समय पर। तो 1947 के ये जो आजादी थी, ये हमारे लिए काफी गंभीर भी रही है। तो आगे फिर पॉइंटों में नोट किया गया है, तो देखते हैं उन्हें ढंग से। बंटवारे के समय समस्या। जब बंटवारा हो चुका था तो उसके समय क्या क्या समस्या आने लगी। तो पहला पॉइंट यहाँ दे रखा है, करोड़ों लोग बेघर हो गए, शरणार्थी हो गए। करोड़ों लोग बेघर तो तभी हो गए थे ना, जब इधर से उधर, जैसे पाकिस्तान में जो मुस्लिम नहीं बनना चाहता था तो उन्हें भारत भगा दिया गया, और जो भारतीय से हिंदू नहीं रहना चाहता था उसे पाकिस्तान भगा दिया गया। दोनों तरफ से यही हुआ लगभग, और लोग शरणार्थी हो गए थे अपने ही देश में, यानी कि दूसरी जगह जाकर शरण लेना। करोड़ों लोग भूखे मारे गए, लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, और भूखमरी की समस्या जैसी अकाल पड़ गया। फिर आगे पॉइंट दे रखा है इसमें, विभाजन का उत्तरदायी कारण। विभाजन मतलब क्यों हुआ, इसका ऐसे कारण क्या थे, जो अभी मैंने शुरू में आपको बताया, तो वो यहाँ देखना है। पहला कारण था संप्रदाय का वातावरण। ओके, दूसरा कारण था अंग्रेज फूट डालो नीति के कारण, और तीसरा कारण था मुसलमान लीग की पाकिस्तान की मांग। लीग थी जो एक ये मुसलमानों की पार्टी थी, इन्होंने पाकिस्तान की मांग की गई थी। फिर देखना है आपको एक मुख्य कारण, 1937 में चुनाव, यूपी में मुस्लिम लीग को कांग्रेस में न मिलाने के कारण। जब 1937 में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो मुस्लिम लीग की मांग थी कि कांग्रेस में हमें भी मिलाया जाए, बट उन्हें नहीं मिलाया गया। तो ये भी कुछ मुख्य कारण था, ठीक है। और फिर कारण था आपका दंगे सांप्रदायिक। तो ये सभी आपको कारण मिलकर एक कारण बन जाते हैं कि भारत का उस समय विभाजन होना जरूरी था। ओके, तो बस ये आपके इतने ही नोट इंपोर्टेंट थे, और आप एक बार चैप्टर की रीडिंग जरूर करना। ओके, तो चैप्टर की रीडिंग आपको जरूर करनी है और उसे थोड़ा सा समझना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे क्या काम का है, तो किताब में जरूर आपको रीडिंग करनी है एक बार। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे का संविधान का निर्माण। तो आपने विभाजन समझ लिया कैसे हुआ या कौन उसका उत्तरदायी था। तो इसमें समझते हैं, दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन, ठीक है, और कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था संविधान सभा का गठन। दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक इसका निर्माण हो पाया था, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन। और कब हुआ था समय, 26 नवंबर 1949 को ये हो पाया था। ओके, सत्र देखना है तो 11, बैठक 165, और जो खर्चा था आपका 64 लाख। हालांकि इतने छोटे से पॉइंट यूपीएससी में लगभग नहीं पूछे जा सकते, बट इम्पोर्टेंट थे, आपके एनसीईआरटी में थे, तो थोड़ा सा इसलिए लिख लिया था, ठीक है। और फिर आपको देखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके अध्यक्ष थे, और किस समिति के अध्यक्ष थे वो, आरूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ओके, और जिस सभा ने संविधान का निर्माण किया तो उसका क्या नाम था, संविधान सभा। तो ये आपको नोट करना है, याद रखना है, ठीक। आगे फिर बढ़ते हैं। आगे देखना है आपको संविधान सभा का गठन। तो संविधान के सदस्य का चुनाव 1946 के चुनाव के आधार पर हुआ था। तो सभी, इस पॉइंट में आपका कहने का मतलब है, जो संविधान सभा है ना, तो उसका गठन भी चुनावों के माध्यम से हुआ था। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी दे दिया, पकड़ा दिया कि लो जी तुम संविधान बना दो, ठीक। फिर आगे देखना है सदस्य। सदस्य में ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य, और दूसरे पर फिर आपके देशीय रियासतों के सदस्य, ये दोनों ही थे। और फिर आपका एक पॉइंट आ जाता है कि आखिर
राष्ट्र की भाषा किसे बनाया जाए, तो राष्ट्र की भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, बट राष्ट्र का नहीं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो कोई लोग सोचते हैं हमारी जो राष्ट्र भाषा है वो हिंदी है, तो वो गलत है। राष्ट्र भाषा हमारी हिंदी नहीं है, राज्य भाषा है। राष्ट्रभाषा जब हिंदी को बनाना चाह रहे थे तो बहुत दिक्कत आई थी। जो अपने दक्षिण के लोग थे वे कह रहे थे कि आप हम पर हिंदी नहीं थोप सकते हो, ओके, और इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो लगभग 15 सालों तक ये भी आदेश जारी किए गए थे, लगभग 14 या 15 सालों तक जो भी सरकारी कामकाज होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, बाद में उन्हें हिंदी में कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, ओके। और इसी के साथ आपका ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। रीडिंग आपको जरूर लगानी है चैप्टरों की, ठीक है। और जो पॉइंट नोट थे वो आपके ये हैं, और अगर आपको एक आध दो पॉइंट और अच्छे लगे या कोई मिल जाए तो आप नोट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ध्यान रखना अब तक आपने जो भी नोट्स बनाए या आगे आने वाली एनसीईआरटी को बनाओगे आप एक पेज पर या 2 पेज पर, उस चैप्टर के ज्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा नोट्स बनाने से बचना है आपको, ओके। तो खुशी की बात यह है आपकी 12th की भी एनसीईआरटी समाप्त होती है हिस्ट्री की, और कल आपके नोट्स आ जाएंगे। और फिर एक अच्छी बात और है, आपकी हिस्ट्री आपकी पहली बात 3 पार्टों में होती है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो कुछ दिनों के बाद 3-4 दिन के बाद आपकी RS शर्मा की, जो आपके बहुत लोगों से सुना होगा, ओल्ड एनसीईआरटी है, हम उसे भी जरूर कवर करेंगे, उसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसकी एक महामैराथन क्लास आ जाएगी, ठीक है। उसकी डे बाय डेज क्लास करेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा, इतना टाइम देना नहीं है। महामैराथन में इसे खत्म कर देंगे हम, ठीक है। 4 से 5-6 घंटे की हो सकती है, और आप वहां खूब मन वन भर के पॉइंट नोट्स करना, ठीक है। यहाँ तो आपने बहुत कम किए होंगे, ओके। तो RS शर्मा आप ढंग से पढ़ना, और जो हमारी RS शर्मा आएगी उसकी खास बात क्या होगी, हम डायरेक्टली उसे किताब से नहीं पढ़ेंगे। RS शर्मा के भी हमने नोट्स बना रखे हैं, तो अपने उन नोट्सों से पढ़ेंगे, ओके। क्योंकि किताब तो हर जगह हर कोई पढ़ाता है, ओके, बट हम उसे अपने नोट्सों से कवर कर लेंगे। और प्राचीन भारत के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है उसके बाद, ओके। और ये टेलीग्राम पर कल आपको मिल जाएंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।